तो मैं रंजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चालकता के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, वैद्युत अपघट्ट के बारे में, ओम के नियम के बारे में और साथ में प्रतिरोधकता के नियम के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म जानेंगे। जैसे मान लो कि चालक किसको बोलते हैं। तो चालक का डिफिनीशन क्या बोलता है दोस्तों? चालक का डिफिनीशन ये बोलता है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाता है। क्लियर है? और वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक कहलाता है। उसके बाद देखो, विद्युत चालन की प्रक्रिया में सुचालक से विद्युत प्रवाहित होता है। मतलब विद्युत चालन में जो विद्युत का प्रवाह होगा वो तभी संभव है जब क्या होगा? सुचालक होगा। क्या होगा दोस्तों? सुचालक अर्थात चालक होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन तथा आवेशित कण विद्युत धारा के वाहक होते हैं। अगर कहीं पे भी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो दो ही कारण से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होगा या आयन की गति के कारण होगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जनरली आवेशित कण के बारे में, मतलब आयनों के प्रवाह के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमको पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। लेकिन दोनों का जो बेसिक अंतर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन तथा आवेशित कण विद्युत धारा के वाहक होते हैं। देखो, इस आधार पे विद्युत चालन को दो भागों में बांटा गया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक चालन और दूसरा है आयनिक चालन। इलेक्ट्रॉनिक चालन का अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें ये चालन जो होगा, ये कंडक्टिविटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होगी। और ये आयनिक चालन में दोस्तों आयन गति करते हैं। कौन गति करेंगे? आयन गति करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक चालन को मेटालिक कंडक्शन भी कहा जाता है, मतलब धात्विक चालक या चालन भी कहा जाता है। इसमें सुचालक सभी मेटल्स, एलॉयज तथा ग्रेफाइट है। जितने भी धातु हैं आपके, उन सारे में या उपधातु जो होते हैं जनरली, और जो आपका ये एक धातु है ग्रेफाइट, वो भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट, तो वैद्युत अपघट्ट किसको बोलते हैं मैं सिर्फ बताता हूं, बाद में इसको लिखता हूं। तो वैद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जो द्रवित अवस्था या पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे मान लो कि नमक है आपका, नमक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब आप उसको द्रवित कीजिएगा या जल के अंदर जब उसको डाल दीजिएगा तो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, Na+ में और Cl- में। इस स्थिति में वो विद्युत का क्या बन जाता है? सुचालक बन जाता है। और ये विलयन के अंदर ये आयन जो होते हैं वो गमन करने लगते हैं, और इन आयनों के गमन करने के कारण ही विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए, यहाँ पे आयनिक चालन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है पब्लिक। वैद्युत अपघट्ट क्लियर है? और वैद्युत अपघट्ट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखो, कंडक्शन वैद्युत अपघट्ट चालन भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आइए हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वैद्युत अपघट्ट के बारे में। क्लियर है? आइए मैं लिखता हूं वैद्युत अपघट्ट के बारे में। वैद्युत अपघट्ट के बारे में क्लियर है? तो बोलता है कि वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। वैद्युत अपघट्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो आयनों के गति के कारण होता है। क्लियर है? क्योंकि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है। तो वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा तभी प्रवाहित हो सकती है जब या तो द्रवित अवस्था में होगा या जलीय विलयन की अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि ठोस अवस्था में वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। और जैसे ही वो द्रवित अवस्था में आएगा या जलीय विलयन की अवस्था में आएगा, उसमें जैसे हम लोग करंट पास करते हैं वो तुरंत वियोजित हो जाता है प्लस में और माइनस में। जैसे देखो, सपोज करो कि ये A और B है, इसको जैसे ही हम लोग जल के अंदर डालेंगे, मान लो कि हमारा वैद्युत अपघट्ट है, इसको जैसे ही जल के अंदर डालेंगे ये तुरंत टूट जाएगा आयन में A+ में और B- में। क्लियर है दोस्तों? देखिए, यही चीज़ यहाँ पे बताया भी गया है। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात जल में डालने पर वो
धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। अब देखो यहाँ पे वियोजन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्ट को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब वैद्युत अपघट्ट के वियोजन के आधार पर हम लोग वैद्युत अपघट्ट को दो भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब एक सबल वैद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। सबल का मतलब ये है कि जो जलीय विलयन की अवस्था में या द्रवित अवस्था में पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सबल वैद्युत अपघट्ट। जैसे मान लो कि NaCl आपका है, तो NaCl को जैसे ही पानी के अंदर आप डालोगे ये टूटता है Na+ में और Cl- में पूर्ण रूप से। मतलब NaCl का एक एक कण जो होगा वो Na+ और Cl प्रदान करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे वैसे वैद्युत अपघट्ट जो द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे NaCl हुआ आपका, HCl हुआ, KOH हुआ और HNO3 हुआ। क्लियर है? ये सारे के सारे सबल वैद्युत अपघट्ट हैं। दुर्बल कौन होता है? तो वैसे वैद्युत अपघट्ट जो आयनों में टूटते तो हैं लेकिन आंशिक रूप से टूटते हैं। मतलब उनका यौगिक का प्रत्येक पार्ट जो होगा वो पूर्ण रूप से प्लस और माइनस में नहीं होगा, आंशिक रूप से होगा। जैसे एसिटिक अम्ल आता है आपका CH3COOH, ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होता है, इसलिए क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। या फिर आपका ग्लूकोज हो जाएगा C12C6H12O6 और दूसरा हो जाता है आपका चीनी C12H22O11। ये सारे के सारे जो हैं पब्लिक, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हैं, क्योंकि ये द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में पूर्ण रूप से आयनों में क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक चालन और आयनिक चालन में अंतर, कि धात्विक चालन में किस प्रकार से विद्युत का प्रवाह होता है और आयनिक चालन में किस प्रकार से विद्युत का प्रवाह होता है। आइए दोस्तों हम लोग इसके बारे में, इसके अंतर को क्या करते हैं, समझते हैं। आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अब डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। एक तरफ देखेंगे धात्विक चालन और दूसरे तरफ वैद्युत अपघटनी चालन। देखो धात्विक चालन में दोस्तों इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के गमन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के गमन के कारण या आयंस के प्रवाह के कारण होता है। जो बेसिक अंतर है दोस्तों मेटालिक कंडक्शन में और वैद्युत अपघटनी चालन में। क्लियर है? दूसरा देखो कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे मान लो किसी तार से जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाह हो रहा होता है तो उस समय देखिएगा आप परिपथ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात तार में किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, गमन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, वैद्युत अपघटनी चालन में रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। मतलब एक तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरा उसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तभी तो आयनों में टूटेगा ना। जैसे मान लो कि NaCl आपका है दोस्तों, तो ये टूटेगा आपका Na+ में और Cl- में। तो इस सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है और इस क्लोरीन का क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। और ये दोनों जब मिलेगा मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। क्लियर है? उसके बाद देखो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे मान लो किसी भी परिपथ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें किसी प्रकार के पदार्थ का लॉस नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? मतलब पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, अर्थात एक पदार्थ दूसरे जगह पर नहीं जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण आयन के रूप में होता है। जैसे सपोज करो मान लो कि ये हमारे पास है, क्लियर है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसको बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है? एक को धन ध्रुव से जोड़ा है और एक को ऋण ध्रुव से जुड़ा है। इसमें मान लीजिए जल है और इसमें हमने नमक डाला है, NaCl का ये विलयन है। क्लियर है दोस्तों? ये विलयन किसका है, NaCl का। तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे इसमें आप करंट पास कीजिएगा ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। क्लियर है दोस्तों? अब देखो इस प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर ये माइनस वाला आयन जाएगा और इस माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर ये प्लस वाला आयन
जाएगा। इस प्रकार से इसमें आयनों का, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, लेकिन किसके रूप में? आयन के रूप में। आप देखो सोडियम का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोडियम इस पे जा रहा है और क्लोरीन आपका इस पे आ रहा है, मतलब माइनस वाले पर प्लस वाला जाएगा और प्लस वाले पर माइनस वाला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण आयन के रूप में होता है। उसके बाद देखो ताप वृद्धि के साथ चालन में कमी होती है। दोस्तों आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी धातु का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि इसमें वैद्युत अपघटनी चालन में जब आप ताप बढ़ाइएगा तो इसमें चालन में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है? उसके बाद देखो इसमें चालकता जो होगी हमेशा क्या होगा? उच्च होगा। मेटालिक कंडक्शन में जो चालकता होगी वो वैद्युत अपघटनी चालन की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी। अर्थात इसमें अधिक होगा और इसमें चालकता जो होगी वो क्या होगी? निम्न होगी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो ओम्स लॉ बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ना है फिजिक्स में। यहाँ थोड़ा मोड़ा डिस्कशन हम इसका करना चाहेंगे। देखो ओम्स लॉ बोलता क्या है? ये बोलता है कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर इसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब कि जो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक परिपथ है जिसमें मैं दो बिंदु दिखाता हूँ, दो सिरे हैं इसके, ये और ये ए है और ये बी है। मान लो कि इसका विभवांतर V1 और इसका विभवांतर क्या है? V2 है। तो इसमें आरोपित विभवांतर जो होगा, आरोपित विभवांतर इसमें बहने वाली विद्युत धारा के क्या होगी? समानुपाती होगी। मतलब कि जो हमारा V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। क्लियर है? अब देखो जब समानुपातिक स्थिरांक आता है, हटता है, तो इसके जगह पर कांस्टेंट हम लोग लेते हैं। तो V बराबर कांस्टेंट आता है R, I इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए जब जो ये R आया है ये इस प्रकार का, किस प्रकार का कांस्टेंट है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। R क्या है दोस्तों? जैसे देखिए यहाँ पे V का मतलब क्या है? कि ये विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है दोस्तों? और ये R जो आपका है ये रेजिस्टेंस है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रति। I जो आपको दिख रहा है ये विद्युत धारा है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे V बराबर RI आया है, मतलब R बराबर हो जाएगा V बटा I और I बराबर हो जाएगा V बटा R। मतलब विद्युत धारा का मान जो है वो देखिए यहाँ पे विद्युत क्रमानुपाती है किसके? प्रतिरोध के। मतलब जिस परिपथ में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा का मान जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब जानेंगे हम लोग प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या है दोस्तों? तो प्रतिरोध जो होता है तो किसी भी चालक में या परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का जो विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। तो आइए प्रतिरोध की। क्लियर है? तो प्रतिरोध होता क्या है? तो सिंपल समझो कि प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? तो मान लो कि किसी चालक का प्रतिरोध R है जिसकी लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। क्लियर है दोस्तों? आइए अब इसके थोड़े मैथमेटिकल टूल्स के हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों कि माना कि किसी चालक का प्रतिरोध R तथा इसकी लंबाई L तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये L है, लंबाई परिपथ की कितनी है? L है, और उस परिपथ की मोटाई जो है वो A है, मतलब उसका एरिया कितना है? A है। तो इस स्थिति में देखो प्रयोग हमारा ये बोलता है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। मतलब परिपथ की लंबाई, जितना लंबा आप तार लीजिएगा उसका प्रतिरोध उसमें उतना ही क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है।
लेकिन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा यानी तार की जो मोटाई होगी अगर वो ज़्यादा होगी तो इस स्थिति में आपका रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा, क्योंकि यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला चीज़ हमको ये बता रहा है कि हमारा प्रतिरोध जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लंबाई के, परिपथ के लंबाई के, मतलब R जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L। क्लियर है दोस्तों? इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है देखो कि जो हमारा प्रतिरोध होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमको मिलेगा R समानुपाती, ये हो जाएगा L/A। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है रो, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आइए देखते हैं उसके यूनिट के बारे में भी क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। मैं लिखता हूँ ऊपर। अब देखो समानुपाती का जब साइन हटेगा तो आएगा कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो है ये, जिसको हम लोग, इसी रो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको अंग्रेजी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगर इसका यूनिट हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? चाहे सपोज करो, आप रुक जाइए 1 मिनट। अगर मान लो कि इस परिपथ की लंबाई मैं 1 यूनिट कर दूं, जैसे देखिए यहाँ पे L बराबर, मान लीजिए कि ये यूनिट लेंथ है और A जो होगा वो भी क्या है? यूनिट एरिया है, 1 है। तो इस स्थिति में देखो R जो होगा दोस्तों वो रो के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब परिपथ की लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हो और जब उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो इस स्थिति में प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है, या विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, मतलब यूनिट ऑफ रो की बात करूं अगर, तो या विशिष्ट प्रतिरोध के यूनिट की बात करूं, तो देखिए यहाँ से रो का मान हम लोग निकाल सकते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? R इंटू A/L, R इंटू A/L। अब देखो यहाँ पे R क्या है? प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? मान लो कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, तो अब देखेंगे हम कि ये लंबाई मीटर में लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे। अगर सेंटीमीटर में लेंगे दोस्तों तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये लंबाई जो हो जाएगी वो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा, तो रो का जो यूनिट आएगा वो ओम सेंटीमीटर आएगा। अगर यही लंबाई अगर हम मीटर में लें तो इस स्थिति में इसका जो मात्रक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो प्रतिरोधकता का इकाई क्या आया? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल युक्त परिपथ का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।